बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम अदीब साहब, प्रो रिएक्टर NCBA&E बहावलपुर। आप साबिक डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन IUB रह चुके हैं। आप रजिस्ट्रार इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर रह चुके हैं। आप बहुत बड़े रिसर्चर हैं। आपका शुमार पाकिस्तान के अहम स्कॉलर में होता है। आपकी सुपरविजन में सैकड़ों तलबात रिसर्च कर चुके हैं, MPhil और PhD कर रहे हैं और कर चुके हैं। आज हम हायर एजुकेशन के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप सर ठीक हैं? अल्लाह की मेहरबानी। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में करिकुलम के हवाले से बताइएगा। हायर एजुकेशन के बहुत सारे पहलू हैं जिन पर गुफ्तगू करनी चाहिए हम सब लोगों को, जी डॉक्टर और साहब। हमें इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, और बजाय इसके कि हम उसकी खामियों की तरफ ज़्यादा जाएं, हमें उसका हल तलाश करने की और गुफ्तगू करनी चाहिए, जो मेरा ख्याल है। जी जहाँ तक करिकुलम का आपने पूछा है कि दुनिया में 21st सेंचुरी जो है ये बहुत ज़्यादा इल्म को आगे बढ़ा चुकी है। एक ज़माना था जिसमें कि हमने नॉलेज का जब एक्सप्लोजन हुआ तो उसको डिवाइड किया। जी सर। डिवाइड किया, कहा ये केमिस्ट्री है, ये फिज़िक्स है, ये ज्योग्राफी है, ये इस्लामिक स्टडीज़ है, एंड सो ऑन, हमने बहुत किया। जी सर। लेकिन दुनिया को बाद में जब ये बहुत नॉलेज एक्सप्लोजन हो गया 21वीं सदी में, उसको अचानक ये ख्याल हुआ कि भाई ये ज़िंदगी इस तरह डिवाइडेड तो नहीं है। ज़िंदगी का कोई हिस्सा इस तरह डिवाइडेड नहीं कि ये सिर्फ केमिस्ट्री है, आज सुबह 1 घंटा केमिस्ट्री ज़िंदगी की होगी, फिर फिज़िक्स होगी, फिर हिस्ट्री होगी, फिर इस्लाम होगा। ऐसी तो नहीं, ज़िंदगी तो इन सब का एक हसीन इम्तज़ाज है। किसी लम्हे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे मैथमेटिकल साइंस की ज़रूरत पड़ सकती है अचानक, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे इवन शऊर की ज़रूरत पड़ सकती है, फ़लसफ़े की ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे फ़िक्र की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं अगर किसी जगह जा रहा हूँ तो मेरे अंदर डिप्रेशन पैदा हो रहा है तो मुझे नफ्सियात की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दुनिया ने ये किया कि पहले रेमिफिकेशन ऑफ नॉलेज की थी, उसकी ब्रांचेस बनाई थी, फिर अब इंटरडिसिप्लिनरी कर दिया, वापस ले आए। जी सर। चीज़ों को फिर मिलाया और कहा कि एक दूसरे की मदद से आप करें। मसलन मैं ये समझता हूँ कि मैथमेटिक्स बुनियाद है तमाम टेक्नोलॉजी की, एल्गोरिदम जो भी बनते हैं बुनियाद हैं। लेकिन अब मैथमेटिक्स को मैं बिल्कुल अलग रख लूँ, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट बना दूँ तो वो तरक्की नहीं कर पाता। तो मेरा ख्याल है कि हमें डिसिप्लिन मिलाने होंगे। HEC ने एक अच्छी कोशिश की है कि उसने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अब 11 कोर्सेज जनरल कर दिए हैं, जिसमें एक बेसिक जो इल्म चाहिए इंसान को ज़िंदगी गुजारने वाला, वो उसमें डाल दिया है। वो एक अच्छी बात है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि बातें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हल कौन निकालेगा, इस पर भी आप मुझसे पूछिएगा। जी सर। दुनिया ने तो अपने करिकुलम को सिर्फ एक बुनियाद पर बनाया कि मेरे पास इल्म हासिल करने वाला अमली ज़िंदगी में इस इल्म को इस्तेमाल कहाँ करेगा, और अमली ज़िंदगी में कौन सा इल्म है, कौन सा हुनर है जो कि इसको ज़रूरत पड़ेगा। अच्छा। मसलन आप लोगों को कहें नमाज़ पढ़ो जी, लेकिन नमाज का तरीका ना समझाओ और वो नहीं सिखाओ तो नमाज नहीं पढ़ सकता, खाए जितनी भी हो। अब आप किसी को कहें कि आपने मार्केट में मैनेजर बनना है, लेकिन मैनेजर के जो बुनियादी स्किल हैं अगर वो उसे नहीं सिखाते तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। लिहाजा मुझे याद है जब मैं UK में था तो वहाँ पर हमारी एक स्टडी हो रही थी, और उसमें स्टडी में ये पूछा जा रहा था मार्केट से कि जो सर्विस टेल पे खड़ी होती है लड़की जी, हाँ बड़े स्टोर हैं, स्टोर के पीछे में एक फ़ीमेल काउंटर पे खड़ी है जो सेल्स कर रही है और पैसे ले रही है जी। उस पर ये सर्वे हो रहा था कि बुनियादी तौर पर इसको स्किल कौन सा चाहिए। अच्छा। हत्ता कि उसमें एक स्किल इस पर बड़ी डिस्कशन हुई कि इसके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी होनी चाहिए। अच्छा। वो तंजिया ना हो, वो नफ़रत आवेज़ ना हो,
वो बोरियत वाली ना हो, वो नेगेटिव कोई मैसेज देने वाली भी नहीं हो, लेकिन वो दूसरे कस्टमर की केयर करने वाली भी हो और थैंक्स भी उसमें नज़र आए। यानी इस हद तक मान्यूटली स्टडी किया जा रहा था कि वो कौन सी स्माइल है जिसका कि हुनर इसके पास होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो चाहिए वही करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, ठीक। अब इसे कहते हैं कि मैचिंग व्हाट इज़ डिज़ायर्ड एंड व्हाट इज़ एक्वायर्ड। जो आपने हासिल किया है और जो आगे डिमांड थी, इसका आपस में मैचिंग होनी चाहिए। अच्छा। अब पाकिस्तान में जी। अनफॉर्चुनेटली मैं यानी इस पर बड़ा मैं तकलीफ बहुत उठाता हूँ इस बात पर, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के कोई 50 साल गुजारे हैं तालीम में, कि हमारे मुल्क में जी। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक जो करिकुलम है जी। उसका अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, वो सिर्फ फ़लसफ़ा सिखाता है, वो आपके अकायद बनाता है, वो आपके नज़रियात बनाता है, वो आपको अमली तौर पर काम करना नहीं सिखाता। मैं दुनिया के एक मुल्क में ये भी देख चुका हूँ कि वहाँ पर 8वीं क्लास के बच्चों ने अच्छा बहुत सारे वॉल क्लॉक बनाए थे, और मैंने उनसे पूछा कि 8वीं जमात का बच्चा है, इसने ये वॉल क्लॉक कैसे बना लिए? उन्होंने कैसे बना लिया? हमने इनको बताया कि ये उसूल होता है, फिर इन्होंने कहा बनाओ, इन्होंने बना लिए। तो हमने तो इनको स्किल सिखाना है कि ये बनता कैसे, हमने इनको तकरीर तो नहीं बतानी कि ये ऐसे बनता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली थ्योरेटिकल इल्म बहुत ज़्यादा है। मसलन कोई रिसर्च कर रहा है, रिसर्च ये होती है, रिसर्च ये होती है, रिसर्च ये होती है, रिसर्च ये होती है। कोई ये नहीं करता आओ रिसर्च करते हैं, पहला मसला क्या आएगा, ये आएगा, आओ इसका हल निकालते हैं, इस तरह नहीं करेगा। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जो करिकुलम है, इस पर स्टडीज़ भी बहुत सारी हो चुकी हैं, ये टोटल मिसमैच है। ये जो अमली ज़िंदगी में चाहिए या जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो नहीं करता। नतीजा क्या है, सैकड़ों लोग अप्लाई करते हैं और जो जॉब देने वाला है वो कहता है एक भी काम का नहीं मिला। अच्छा। वो क्यों कहता है कि जो स्किल वो पूछता है वो उसको नहीं आते। तो इस मिसमैच को बैठ के ठीक करना होगा, और ठीक करने वाले वही हैं जो निसाब बनाने वाले हैं, ये उनका काम है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी लेवल पर जो रिसर्च हो रही है, इस पर आपका क्या तबसरा है? आप मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं जिस पर के सारे लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब वो क्या हो गया है, लेकिन मैं सच बोलने से गुरेज़ा नहीं हूँ। और सच ये है कि हम काली किताबें लाइब्रेरी में जमा करते चले जा रहे हैं। अच्छा। टोटल यही है, टोटल काली किताब एक थीसिस या रेड थीसिस पीएचडी का, ये थीसिस किताबें बना के लाइब्रेरी में रख कर और फ़ख्र कर रहे हैं कि हमने पीएचडी कर ली है। बिल्कुल ठीक। अनफॉर्चुनेटली मैं दुनिया में चूँकि रह चुका हूँ, दुनिया में रिसर्च देख चुका हूँ, मैं तो इंग्लैंड में, और मैं आज यहाँ बैठे कह रहा हूँ, दुनिया पूरी को यू कैन ट्रांसलेट इट, कि पूरी दुनिया में माइंडसेट है, और वो माइंडसेट ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ डेवलपिंग ही रहें, ये तरक्की ना करें, ये डेवलप्ड में शामिल ना हो। अच्छा। ये डेवलपिंग रहें। अच्छा। और डेवलपिंग कैसे रहेंगे, इनका माइंड इतना स्किलफुल ना कर लो कि ये आज़ादी से ख़ुद फैसला कर सकें। अच्छा। ये हमारे डिपेंडेंट रहें। इंग्लैंड में व्हेन आई वाज डूइंग माय पीएचडी इन 1982 देयर वाज अ सेमिनार जिसमें क्वालिटी ऑफ रिसर्च की बात हो रही थी, एंड सीनियर प्रोफेसर्स ब्रिटिशर्स एंड अदर कंट्रीज प्रोफेसर वर सिटिंग देयर। एक बात मैंने कही और बोर्ड लोगों कह दी। अच्छा। मैंने कहा माफ़ कीजिए, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यूनिवर्सिटियों के बैठे हैं, आपका ड्यूअल स्टैंडर्ड है। अच्छा। आप अपने स्टूडेंट को पीएचडी जब कराते हैं तो उसको स्किल सिखाते हैं, उसको हर बात बताते हैं और उसे पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराते हैं और उसे इस काबिल कर देते हैं कि वो ख़ुद आइंदा रिसर्च कर सके। जब आपके पास ओवरसीज़ हम जैसे लोग आते हैं तो आपको ये पता है कि ये यहाँ से डिग्री लेके वापस मुल्क में जाएंगे, आप उनको नंबर 2 डिग्री देते हैं। अच्छा। मेरी इस बात पर वहाँ पर सन्नाटा छा गया। अच्छा। और किसी ने तरदीद नहीं की मेरी बात की, लेकिन चेहरों पर एक नागवारी ज़रूर आ गई। अच्छा। जिस पर कि एक किसी साहब ने कहा कि दिस में भी राइट कि ड्यूअल स्टैंडर्ड हो, लेकिन वही कैन नॉट से दैट ऑल टुगेदर एवरीबॉडी इज डूइंग लाइक दिस।
ये वेरिएशन हो सकती है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने इस पर कहा कि चूँकि मैंने एक रेज किया है क्वेश्चन, आई मे बी रॉन्ग टू, जो मेरा क्वेश्चन है उस पर आप गौर तो करें, लेकिन ऐसा है तो नहीं कि आप कहते हैं ये तो जाने वाला है, इसकी क्या ज़रूरत है, तो उसको नंबर 2 डिग्री दे देते हैं। जब वो सेमिनार ख़त्म हो गया और उसके बाद मेरे प्रोफेसर ने मुझे आके अप्रिशिएट किया, उसने कहा तुमने ठीक किया, जो बात तुम कह रहे हो मैं इसे रियलाइज़ कर सकते हूँ कि हमारे स्टैंडर्ड 2 हैं, जो यहाँ वाला है उसको तो हमने प्रॉपर करवाना है, जो बाहर वाला है उसको डिग्री दे के भेज देना है आपके मुल्क में। तो मैं तो वहाँ के ड्यूअल स्टैंडर्ड पर यानी बोलता हूँ, तो पाकिस्तान में तो क्वालिटी है ही नहीं, ज़ीरो क्वालिटी है, ज़ीरो क्वालिटी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे इवेल्यूएटर बाहर के हैं, लेकिन वो हमारे दोस्त होते हैं। मेरे अगर 4 दोस्त हैं मैं उनको भेजूँगा, और ये बात मैं दलेरी से कहना चाहता हूँ कि बाद दफ़ा उनको रिपोर्ट भी यहीं से बना के भेज दी जाती है कि आप भेज दें कि ये स्टूडेंट कामयाब है और ये ठीक हो गया है। अच्छा, मैं आज चैलेंज करता हूँ इस मुल्क का सबसे बड़ा कोई माहिर डॉक्टर है, वो मुझे ओरिजिनल एक पैराग्राफ लिखने का उसूल बता दे। अच्छा, कि तहकीक में एक पैराग्राफ लिखने का ये बुनियादी उसूल है। अच्छा, कोई एक बता दे, आई चैलेंज। अगर किसी कोई सुने और वो उसको डाउट है तो वो मुझसे पूछे और वो लिख के बताए कि यूँ लिखना है। एक पैराग्राफ में होता क्या है और उसमें क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। जब एकेडमिक राइटिंग स्किल ही नहीं आएगा, आर्गुमेंटेशन नहीं आएगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज़ नहीं आएगा, आप रिसर्च क्या करेंगे। और डाटा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फेक डाटा बड़ा आसानी से बन जाता है। पाकिस्तान में मैं कहा करता हूँ कि इंटरव्यू और क्वेश्चनियर टोटल फेक रिसर्च है। वो कैसे? पाकिस्तान में रेस्पोंडेंट झूठ बोलता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप रेगुलर वक्त पे आते हैं, वक्त पे जाते हैं, मैं टिक करूँगा हाँ। मैं चाहे लेट भी आता हूँ, मैं कभी नहीं कहूँगा कि नहीं, झूठ बोलूँगा। क्या मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ? हाँ। क्या आप समझते हैं कि मुझे तनख्वाह ज़्यादा मिलनी चाहिए? हाँ। यानी मेरा जो रेस्पोंडेंट है वो झूठ बोलता रहता है। अच्छा, अगर उनसे इंटरव्यू करो तो जहाँ सेंसिटिव क्वेश्चन आएगा वहाँ पर गुरेज कर जाएगा कि ये बात किसी को पता चल जाएगी, मैं नहीं करता, और आम बातें करेगा। मसले का हल पूछो, चुप कर जाएगा। मैंने कहा उसका क्या फ़ायदा। मैंने कहा इस मुल्क में इंटरव्यू और इसके नाम पर फेक रिसर्च हो रही है, और मेजॉरिटी हमारी रिसर्चों की इस पर हो रही है। अगर लिटरेचर की रिसर्च लें तो आलमान अदब को गैर अदबी तौर पर डील करना अदब की तौहीन है, जो कि इस मुल्क में मुसलसल हो रही है। लिहाजा तहकीक इस मुल्क में ना होने के बराबर है, और ये तहकीक दुनिया भी नहीं चाहती और हम भी नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते ये भी सुन लें मुझसे बात। दुख है मुझे इस बात का कि इस मुल्क में तहकीक हम नहीं चाहते। हम क्या करते हैं, फ़लाँ राइटर ने कहा, मेरा टीचर पढ़ाते हुए कहता है फ़लाँ राइटर ने कहा, अंग्रेज़ होगा, अमेरिका में बैठा होगा, ठीक, उसका नाम लेगा। भाई उसने जो कहा अपने मुआशरे को सामने रख के कहा, मेरे मुआशरे को सामने रख के तुम कुछ कहोगे तो ठीक होगा। और मैं जानता हूँ बाहर वाले कैसे किताबें लिखते हैं, मैं वहाँ के प्रोफेसरों को जानता हूँ वो कैसे हैं। वो किताबें खुद नहीं लिखते, वो स्टूडेंट से असाइनमेंट्स बनवाते हैं, उन असाइनमेंट्स को फिर एडिट करते हैं, एडिट करके किताब बना देते हैं। हमारे मुल्क में ना ओरिजिनल राइटर बनता है, ना असाइनमेंट्स बनवाई जाती हैं, ना ही टीचर खुद सोचता है कि ये बात किसी ने कही है, ये मैं भी कहूँ। दुनिया में जो अमेरिका में बैठा है, ब्रिटिश बैठा है, वो उसकी सोच उसके मुल्क के मुताबिक है। मेरी ओरिजिनल सोच इसलिए मैं कहा करता हूँ कि कोई शख्स मुझे हवाला न दे कि बरतानिया के फ़लाँ राइटर ने कहा, अमेरिका के फ़लाँ राइटर ने कहा। जहाँ पर अंग्रेज़ आए थे HEC में ट्रेनिंग देने, अमेरिकन आए थे। अच्छा, उनमें से एक प्रोफेसर ने मुझे कहा, आप हमने भी ट्रेनिंग दी, उन्होंने भी ट्रेनिंग दी, कोई 20 दिन की ट्रेनिंग थी। अच्छा, प्रोफेसर ने मुझे आखिर में कहा, उसने कहा प्रोफेसर यहाँ पर ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। अच्छा, क्योंकि ना हमें यहाँ के ट्रेनी का साइकोलॉजी पता है, ना उसका लर्निंग लेवल पता है, ना उसकी चीज़ें पता हैं, ना ही हम वो मिसालें दे सकते हैं जो तुम यहाँ की दे सकते हो। बिल्कुल।
जिस तरह तुम अमेरिका में जाकर ट्रेनिंग नहीं दे सकते, जी। मेरे वहाँ के रेफरेंस नहीं दे सकते, यहाँ के मैं नहीं दे सकता, यहाँ की ट्रेनिंग तुम दिया करो। मैंने कहा यार तू पहला प्रोफेसर अमेरिकन है जो सच बोल रहा है, सही, वरना यही कहते हैं कि हमसे अच्छा कोई है नहीं। हमसे अच्छा तो है नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हम ओरिजिनल थिंकर नहीं बन सके। हमें ये खौफ दिलाया गया कि आप ओरिजिनल सही सोच नहीं सकते। ये यकीन दिलवाना चाहिए। ये यकीन दिलवाएंगे तो तहकीक होगी। तहकीक ना होने से आप तो इस बाल पॉइंट पर भी डिपेंडेंट हैं, इस कागज़ पर डिपेंडेंट हैं। कौन सी चीज़ आपने बनाई हुई है, तो जो इन्होंने फ़ायदा उठाना था उठा लिया, आपको डिपेंडेंट रखा, आपकी सोच को कैद कर दिया, उसके बाद जो कहते हैं वही करते रहते हैं आप। लिहाजा तरक्की करनी है तो जहन को आज़ाद करो, अपनी तहकीक को आज़ाद करो और इस मुल्क के पस मंज़र में सोचो, फिर तहकीक अच्छी होगी। वरना रेपिटेशन और काली किताबें बनाते रहें, जमा करते रहें। और इसकी तस्वीरें ऐसी भी हैं जो रद्दी की टोकरियों में पड़े हुए थीसिस मिले हैं लोगों को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात की है। डॉक्टर साहब, मौजूदा दौर में तालिब इल्म में क्या सलाहियतें होनी चाहिए, इस बारे में क्या कहेंगे? एक तो मैं इस बात पर बड़ा बोलता हूँ अपने टीचर से, कहते हैं स्टूडेंट बड़े नालायक हैं। मैं उनसे कहता हूँ भाई, अगर ये लायक होते तो आपकी ज़रूरत क्या थी? आपको रखा इसलिए है कि नालायक को लायक बनाना है आपने। मुझे ये मत बताया करो कि ये नालायक है, उसको लायक बनाओ। हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, उस मज़हब में कभी किसी मुर्शिद ने किसी को ये नहीं कहा कि तू चला जा, तू नालायक है। उसे कहा बैठ जा। तरबियत दी, 1 साल दी, 2 साल दी, 5 साल दी, 10 साल दी, जब तक वो कामिल नहीं हो गया देता रहा। टीचर ये कैसे कह सकता है जुमला के स्टूडेंट नालायक है? स्टूडेंट में सलाहियत होती है। जो शख्स इस कैंपस में दाखिल हो रहा है ना, उसके अंदर 1% तो ख्वाहिश है कम अज़ कम कि मैं यहाँ कुछ सीख लूँ। अब उस्ताद क्या करता है कि वो उसको डीमोटिवेट करता है, उसे क्रिटिसाइज़ करता है, उस पर तनकीद करता है, उसको समझाने पर ज़्यादा वक्त लगाने की बजाय उसे कहता है जाओ सीखो। भाई वो आपके पास सीखने के लिए आया था, तो अब कहाँ जाके सीखे? वो आपके पास सीखना है। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क में तालीम देने वाला स्टूडेंट को नालायक कह के जान छुड़ाता है। मैं समझता हूँ किसी को गिनती 20 तक आती है तो 21 से शुरू करो, 10 तक आती है तो 11 से शुरू करो, 5 तक आती है तो 6 से शुरू करो। ये मत कहो मैं तो 21 से शुरू करूँगा। स्टूडेंट को देखो, इंडिविजुअल को देखो, उसकी धड़कनों को देखो, उसको महसूस करो, उसकी कभी शफकत से उसके कंधे पर हाथ रख के तो देखो वो कितना मोम होता है। मैं इस बात को नहीं मानता कि स्टूडेंट नालायक होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि लर्निंग इज़ ए स्लो प्रोसेस। ये मैजिक नहीं है कि अभी बैठे हुए मैं आपको कहूँ और आपको चीज़ आ जाएगी। लर्निंग बहुत, जिस तरह ज़िंदगी की ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता है, जिस तरह सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल, इसी तरह कुदरत ने इंसानी ब्रेन को भी इस तरह नहीं बनाया कि उसमें इंजेक्शन लगा दो और बस। वो भी आहिस्ता आहिस्ता हज़म करता है। पहले तो हज़म करने को तैयार नहीं होता, उसके बाद एस्टेब्लिश पहले चीज़ें पड़ी हैं, वो उसके साथ क्रॉस फर्टिलाइज होती हैं, उसको बड़ा काम करना पड़ता है। काम करने के बाद वो कन्विंस होता है कि ये ठीक है, इसको मैं करूँगा। तो वो प्रोसेस स्लो है। हमारा टीचर बेचैन है। वो क्या करता है, फटाफट जल्दी बस लेक्चर दे दिया, चलो बस ठीक है, हो गया। स्कूल वाला भी यही करता है, भाई ये ठीक है, इसको याद करो। यूनिवर्सिटी वाला ये करता है कि ये ले लो, इसको पढ़ लेना, बस ठीक है, अब चलो लेक्चर हो गया। भाई पहले तो कोर्स बनाते हुए टीचर को सोचना चाहिए कि अमाउंट ऑफ टाइम एंड अमाउंट ऑफ नॉलेज मैच करे। पहले हमारे यहाँ था एनुअल सिस्टम। हम एक कोर्स पढ़ाते थे 1 साल में, फिर आ गया सेमेस्टर। हमारे अंदर ये समझ नहीं आई कि वो 1 साल में था, ये 4 महीने का कोर्स है। ज़्यादा वो जितनी अमाउंट ऑफ नॉलेज था 1 साल का, वो इसमें नहीं आ सकता, उसके 3 कोर्स बनेंगे, तब जाकर वो होगा। ये हमने नहीं सोचा। लिहाजा हम कोर्स बनाते हैं बहुत बड़ा, उसमें दबा के बातें डालते हैं, फिर वो हम फटाफट करके स्टूडेंट से कहते हैं बस हो गई, अब तुम याद कर लो। और जो पेपर लेते हैं, असेसमेंट जो करते हैं, वो मेमोरी की करते हैं, लर्निंग की नहीं करते। ये भी एक टेक्निकल चीज़ है जो ट्रेनिंग तो देते हैं लोगों को, लेकिन लोगों का आसान नहीं देते। वो जो याद करा के उसी के इम्तिहान ले लिया, फिर कहा कि तुम्हें याद नहीं किया था, तुम फेल हो गए। तो ये पूरा सिस्टम है। लेकिन स्टूडेंट बहुत अच्छा है, इसके ख्वाब हैं। आप यकीन करें, यहाँ जब स्टूडेंट आता है ना, उसके अंदर एक उमंग होती है। उमंग के पीछे एक जज्बा है उसका कि मैं डिग्री हासिल करूँगा, इल्म हासिल करूँगा, मैं जाकर कोई जॉब करूँगा। बिल्कुल। उसके ख्वाब, मैं जब उसके ख्वाब टूटते देखता हूँ तो मुझे दुख होता है कि यार ये तो सोच के क्या आया था, ये इसके साथ क्या होगा।
आगे डिग्री ले जाएगा, इसको जॉब नहीं मिलेगा, इस पर वो इल्म ही नहीं होगा जो चाहिए मार्केट को, तो क्या बनेगा इसका। तो इस पर तो बहुत गौर व फिक्र चाहिए मुल्क में। वो कौन करे। इस मुल्क में आप एक तो तालीम को सब माफ़ कर दें, सियासतदान भी माफ़ कर दें, ब्यूरोक्रेट भी माफ़ कर दें और माफिया भी माफ़ कर दें। इसमें मेरिट पे लाएं लोगों को, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। ये नस्लें जो है ना वो इसका असर ले रही होती हैं, लिहाजा इस पर कंप्रोमाइज़ ना करें। दूसरा, इस मुल्क में मेरिट पे थिंक टैंक्स तलाश करें। थिंक टैंक्स जो कि जिनके पास ब्रेन है, तजर्बा है, जो जानते हैं चीज़ों को, उनको बिठाए कहो, सबको बिठा दें। मैं तो कहता हूँ कुंडी लगा दें कि शाम को हल निकाल के ले आना। हल चाहिए हमें इस चीज़ का, और वो हल निकालेंगे। उनके पास 50 साल का 60 साल का तजर्बा है, वो उससे कोई ना कोई हल निकाल के देंगे आपको, तभी मुमकिन है। वरना हम तकीरें बहुत करते रहेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक तकीरें बहुत होती हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अच्छा रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए आपका स्कॉलर्स के लिए क्या पैगाम है? देखें, अच्छा रिसर्च आर्टिकल लिखने पहले तो रिसर्च करनी पड़ती है, तो उन्हें रिसर्च करनी चाहिए और रिसर्च उन्हें आनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद है आपके पास एकेडमिक और रिसर्च राइटिंग स्किल कि आर्गूमेंटेशन कैसे करनी है। मतलब इंट्रोडक्शन क्या है, लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन पेपर है कैसे लिखना है। अब उसमें आपने थोड़ा सा लिखना होता है। अब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, उसकी टेक्निक्स हैं। पहले तो ये स्किल सिखाना चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि जितने लोग भी पेपर राइटिंग करना चाहते हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनना चाहिए, और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सपर्ट्स बनाएं, और वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, उसमें उनको वो स्किल सिखाए जाएं जो स्किल उनको ज़रूरी हैं इसके लिखने के लिए। और एक ज़हीन आदमी एक एमफिल का थीसिस हो ना, लोग कहते हैं एमफिल के थीसिस से एक पेपर निकालो भी। अब ज़हीन आदमी के एमफिल के थीसिस में अगर 5 ऑब्जेक्टिव हैं तो 5 पेपर निकलते हैं, बशर्ते कि उसमें ज़हानत है और राइटिंग स्किल है। फिर वो उन चीज़ों को अलग सेपरेट करेगा, उनको रीराइट करेगा, एडिट करेगा और 5 पेपर बनाएगा। लेकिन जब तक ये स्किल नहीं सीखता वो कॉपी करेगा और ये क्वालिटी नहीं आएगी। पाकिस्तान में अब बहुत इस पर बहस है कि क्वालिटी पेपर छपना चाहिए, स्टैंडर्ड पेपर हो, उसकी रैंकिंग में आता हो, वो किसी बड़े जर्नल में हो, अप्रूव्ड जर्नल में हो, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में हो। यानी ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दुनिया में जो टॉप के हैं वो तो अपनी इवैल्यूएशन सेपरेट भी करवाते हैं कि आपका पेपर छपा है, तो वो इस पर बिलीव नहीं करते कि 2 रेफरी से आपने करा लिया, वो अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक देखते भी हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी, चूँकि पाकिस्तान में ट्रेनिंग कोई नहीं इस चीज़ की, ट्रेनिंग पैकेज होना चाहिए। हमने बनाया एक पैकेज ट्रेनिंग का, एकेडमिक राइटिंग का और इसका पेपर राइटिंग का। ये HEC को भी चाहिए। अब हम HEC की ट्रेनिंग बना रहा हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ आजकल, उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हो। जब तक ये ट्रेनिंग नहीं होगी क्वालिटी पब्लिकेशन नहीं हो सकती। मसलन मैं एक छोटी सी बात बताऊँ आपको, अब्स्ट्रैक्ट है। अब्स्ट्रैक्ट में 4 चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्टिव, आपकी मैथडोलॉजी, आपकी फाइंडिंग्स, आपकी रिकमेंडेशन। अब ये 4 चीज़ें लिखनी है, लेकिन वो है 10 लाइनों का। अच्छा, अब ये दरिया को कूजे में समेटना है। अब ये कैसे समेटना है, ये आर्ट है। जिसको ये आर्ट नहीं आता वो 2 सफ़े लिख देगा, फिर भी उसे लगेगा फलां चीज़ रह गई है। लेकिन जिसको आर्ट आता है वो उसे उस 10 लाइनों में कंप्लीट कर देगा। अब ये आर्ट सीखना पड़ेगा। अब ये जो सीख लेगा वही इसमें कामयाब हो सकता है। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं पब्लिकेशंस की। नंबर 2 काम के ज़रिए हमारी भी बहुत सारी हो रही हैं। इवन नंबर 2 जर्नल मौजूद हैं पाकिस्तान में। HEC, आई एम अफ्रेड टू से कि HEC अपना रोल इसमें प्ले नहीं कर सकी, उसके वहाँ ये सिस्टम नहीं बन सका और क्वालिटी नहीं बन सकी। इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग के बगैर कोई शख्स पेपर नहीं लिख सकता। जी डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी लेवल पर वाइस चांसलर्स की तैनाती किस तरह करनी चाहिए? आप मुझसे चुपते हुए सवाल पूछ रहे हैं, फिर वो लोग बोलेंगे इस पर। जो बेचारे बहुत सारे आजकल उम्मीदवार हैं, आजकल इंटरव्यू भी हो रहे हैं जी, और सिलेक्शन भी हो रही है जी। मेरा अपना ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, आई एम सॉरी टू से, पाकिस्तान में पहले तो सिलेक्शन बोर्ड में जो लोग बैठे हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। कि जो सिलेक्शन बोर्ड में बैठा है उसको पहले तो ये पता हो कि वाइस चांसलर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है।
उसके पास कौन सा विज़न होना चाहिए, कौन सी प्लानिंग होनी चाहिए, उसके पास कौन से बुनियादी तजर्बे हैं जिसकी बुनियाद पर वो क्राइसिस मैनेजमेंट कर सकता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको ये ऐसे फूलों की सेज नहीं है, ये क्राइसिस है वहाँ पर। तो उनको कैसे मैनेज करेगा, फिनंशियल मैनेजमेंट कैसे करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करेगा, फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करेगा, और फिर रैंकिंग है वर्ल्ड की, उसमें अपना इमेज कैसे रेज करेगा, ग्रेजुएट्स स्किलफुल तैयार करने हैं, उनको जॉब कैसे मिलेगा। यानी ये चैलेंजिंग है 21st सेंचुरी में ना। लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी भी है, ग्लोबल विलेज मौजूद है। पहले तो मार्केट थी ना भावलपुर की या पंजाब की या पाकिस्तान की, अब तो दुनिया की मार्केट है उसके सामने। ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं लेकिन चैलेंज भी ज़्यादा है। पहले तो जो सिलेक्शन बोर्ड में बैठे हैं, आई एम सॉरी टू से, किसी सेक्रेटरी को नहीं बैठना चाहिए, किसी सियासतदान को नहीं बैठना चाहिए, किसी ख़ास से मुराद ख़ास लोग जो होते हैं जी, उनको नहीं बैठना चाहिए। इसमें मेरे तो मशवरा ये होगा कि आप कोई दूसरी बाहर की किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बुला लें और जहाँ से आप 1-2 एजुकेशनिस्ट बुलाएं। चूँकि एजुकेशनिस्ट, मैंने चूँकि PhD एजुकेशन में मुझे पता है, कम से कम बीइंग एजुकेशनिस्ट आई नो हाउ टू परफॉर्म योर ड्यूटीज़ इन एन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन। इतना तो पता होना चाहिए ना कि भाई प्रमोट कैसे करना है, सेमेस्टर रूल्स कैसे बनने हैं, क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे होना है, मैंने अपना ग्रेजुएट की डिग्री कैसे बनानी है। यानी ये इसके असल तो सारा कैंपस सारा कुछ एक ही काम कर रहा है, तालीम दे रहा है। तो उसको एजुकेशनिस्ट ही बैठकर उसको जज करे कि इसमें पोटेंशियल कितना है। बिल्कुल। पहले तो वाइस चांसलर की जॉब डिस्क्रिप्शन बनानी चाहिए। मैं इस पर माफ़ी चाहूँगा, पाकिस्तान में चूँकि नंबर 2 काम है, पाकिस्तान में सिफारशी वाइस चांसलर्स हैं 11 वाइस, मैंने पहले बताया था 11 वाइस चांसलर देखे, एक के अलावा सारे सिफारशी थे। ठीक है, मुझे भी कहा गया कि आपको VC लगवाते हैं, मैं भी लग सकता था, कोई मसला नहीं था, लेकिन लगवाने वाले ने मुझे जब कहा तो मैंने कहा एक शर्त पर लग सकता हूँ, आप भी आएंगे तो सिफारिश नहीं मानूंगा। तो उसने कहा लो फिर फ़ायदा क्या हुआ, मैं तो आपको लगवाना इसलिए चाहता हूँ कि हमारे काम हो। मैंने कहा इसलिए तो लगना नहीं चाहता कि मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं ख्वार होता रहूँ। मैं रजिस्ट्रार रहा हूँ यूनिवर्सिटी में 1.5 साल, मेरे पास प्राइम मिनिस्टर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउस फलां फ़ोन आते थे, ये फलां बंदा भेज रहे हैं, इसको अकोमोडेट कर दें। एक भी नहीं रखा, एक भी नहीं रखा रिकॉर्ड मेरा। अच्छा, क्यों रखूँ, क्यों रखूँ भाई? आप तबाह करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को। कोई शख्स मेरिट के बगैर नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी हो, अपनी औलाद भी हो नहीं आनी चाहिए। मैं ये उसूल समझता हूँ। लेकिन ये वो कर सकता है जो फिर कुछ अपने अंदर उसके रोशनी हो, VC बन सकता हो। तो एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन बना दें। ये एक VC साहब थे, गवर्नर साहब अच्छे आदमी थे, उन्होंने वो एक बार भेजा कि हर एक की ना एक एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट का परफार्मा बना दें। VC ने मुझे कहा बना दें, मैंने लोअर ग्रेड के 17, 18, 19, 20 बना दिया। ऐसे मेरे जहन में आया कि यार वाइस चांसलर का भी होना चाहिए, आखिर उसकी भी तो परफॉर्मेंस होती है, पैसे तनख्वाह लेता है। तो मैंने वाइस चांसलर का भी एक परफॉर्मा बना दिया कि ये इसके जॉब हैं, इसमें इसकी ग्रेडिंग की जाए कि क्या किया। तो जब मैंने वाइस चांसलर को जाके दिए तो उसने ऐसे सारे देखे, आखिर में देखा अपना, कहने लगा ये क्या है। मैंने कहा अगर सबकी होनी चाहिए तो आपका भी तो होना चाहिए। कहने लगा हैं, मुझे मरवाएंगे आप, मेरी भी हो। मैं एक भी नहीं भेजता, नहीं भेजी। अच्छा, यानी खौफ आ गया ना कि भाई मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन हो, मेरी इवेल्यूएशन क्यों ना हो। वाइस चांसलर की हर साल परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन होनी चाहिए कि आखिर किस कानून के बाकियों की होती है उसकी ना हो, उसकी भी होनी चाहिए ताकि वो जिम्मेदारी महसूस करे। पहले जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएं, सिलेक्शन बोर्ड के लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे करते हैं। मैं अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, बात शायद तवील हो रही हो, कि इंग्लैंड में एक कम्युनिटी सेंटर बना था, मैंने बनवाया वो कम्युनिटी सेंटर। अच्छा, उसके लिए काउंसिल ने फिर एक उसका इंचार्ज जो है ना, कोऑर्डिनेटर जो है, उसकी पोस्ट क्रिएट की। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम ये बंदा अपॉइंट करते हैं, पेमेंट इसकी सैलरी हम देंगे। उन्होंने कहा हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसका इंटरव्यू होगा। उन्होंने एडवर्टाइज़ किया, मुझे बुलाया कि ये एडवर्टाइज़ कर दिया है, इसमें ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। कोई 20 चीज़ें लिखी थी कि इसमें ये हो, ये हो, ये हो, ये हो। ठीक है, जब ये कर दिया तो मैंने कहा चलो ठीक है, इन्होंने लिखा है, एप्लीकेशनें आ गई, उन्होंने फ़िल्टर किया जिन लोगों में वो जो मांगी थी कंडीशन पूरी की।
इंटरव्यू के दिन हम 7 लोग उसमें बैठे थे, मुझे ही बुलाया गया, 7 लोग गया। मैंने पहली बार एक इंटरव्यू डिफरेंट देखा। जो हेड कर रहा था उसने कहा कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन की 20 चीज़ें ये मैं डिवाइड कर रहा हूँ आप सब में, कि आपने ये 2 चीज़ें चेक करनी है, आपने यही तो करनी है, आपने जो जितनी थी ना 20 की 20 उसने डिवाइड कर दी। और उसने कहा कि आपने सवाल जो पूछना है वो सिचुएशन बता के पूछना है कि क्या करोगे। मसलन कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट है, जो उसने मिसाल दी क्राइसिस मैनेजमेंट है, उनसे पूछोगे कि अगर इस बिल्डिंग में आग लग जाए क्या करोगे। ये कोई ये नहीं पूछा कि सेफ्टी क्या होती है बना कि ये होगा क्या करोगे। अब मैं हैरान हो कि यार ये सवाल पूछें क्या होगा। अच्छा, टाइम जो दिया, अगर 10 बजे का टाइम है तो बंदा 5 मिनट पहले आया है, और 10:30 बजे अगले को टाइम दिया है, वो नहीं है वहाँ पर, अकेला है। क्योंकि यहाँ तो बैठे होते हैं ना पूछने क्या हुआ क्या सवाल पूछा क्या सवाल, नहीं वो नहीं, वो बंदा आता है करके दूसरा चला जाता है। हर एक को बुला के जब पूछा ना कि क्राइसिस में क्या करोगे, हर एक ने डिफरेंट जवाब दिया और उससे फ़र्क पता चल गया किसका विजन क्या है। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो मर्जी है सवाल पूछें, सब डिवाइड किया, जॉब डिस्क्रिप्शन की, हर एक को कहा कि उसके मुताबिक चेक करोगे। चेक करके फिर बैठकर मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने मार्किंग की हुई थी, फिर कहा जी फलां बनता है। बराह करम वाइस चांसलर की जॉब डिस्क्रिप्शन बना दें, वरना मैं बना देता हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन बना दें और उस जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक सिलेक्शन बोर्ड बिठाएं जो इंटेलेक्चुअल्स हों, और वो उनको डिवाइड करके उसका लें टेस्ट पूरा। उससे कहें ये सिचुएशन है क्या करोगे। ये मसलन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में इस वक्त फिनांशियल क्राइसिस है, जो बंदा लगने वाला है उससे ये पूछें क्या करोगे। एक ये सवाल तो बनता है ना जी। जिस बंदे को जहाँ लगाना है कि भाई वहाँ क्राइसिस है, तुम जाके क्या करोगे, क्या कोई प्लान तुम्हारे पास है। अगर प्लान देगा तो फिर तो उसे लगाओ, वरना वो भी आकर यहाँ पर अगर वही काम करेगा तो फिर क्या ज़रूरत है लगाने की। चलो यही एक ही काम, एक कंडीशन पूरी कर दें कि सिलेक्शन बोर्ड में ये सवाल पूछ लें, जिसको नॉमिनेट कर चुके हैं अगर उसको बुला के पूछ लें कि प्लान दे दो। वरना देखना यूनिवर्सिटी में इस वक्त जो तबाही है, सैलरी नहीं मिली हुई, लोग परेशान हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वीसी आके अगर कुछ नहीं करेगा तो नुकसान होगा। वरना मुझे दे दें 6 महीने के लिए, मैं 6 महीने में ठीक कर दूंगा। मैं जब रजिस्ट्रार था तो 70 मिलियन का डेफिसिट था, मुझे वीसी ने लगाया इसलिए था। अच्छा, मैंने कहा एक शर्त है कि आप बोलेंगे नहीं, फैसले मैं कर दूंगा। अगले दिन ही आकर मैंने तमाम जो एक्स्ट्रा खर्चे थे बंद कर दिए। पेपर लेना है जी, टोनर लेना है जी, सब बंद कर दिए। अच्छा, ट्रांसपोर्ट मैंने थोड़ी कर दी, मैंने कहा सुबह जाएगी लोगों को लेके और 2 बजे आएगी, बस दरमियान में नहीं चलेगी। मेरे पास लोग आए कि जी आप कमाल करना, आप टीचर होकर तो हमारे टीचरों के ख़िलाफ़ हो गया। मैंने कहा भाई तनख्वाह लेनी है या ये चीज़ें लेनी है, फैसला कर लो। इस यूनिवर्सिटी में इस वक्त भी पेट्रोल का कितना खर्चा जा रहा है वो पता कर लें, क्यों जा रहा है, क्यों लोग 50 लीटर ले रहे हैं, 25 लीटर ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा क्यों की जा रही है। ये यूनिवर्सिटी ठीक हो सकती है। फिर और चीज़ ये भी सुन लें बात, मैं ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में रहा हूँ। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने इंडस्ट्री लगाई हुई है। उनकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रिसर्च करता है, रिसर्च करके उन्होंने इंडस्ट्री लगाई हुई है। वो उन्होंने एक आयरन की फैक्ट्री लगाई थी जिसमें पेच बनते थे, हर साइज़ के, हर तरह के पेच, ताले, उनकी चाबियाँ ये बनती थी और वो मार्केट में बिकते थे। यानी इंडस्ट्री चल रही थी उसकी। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में था, 1,24,000 के करीब स्टूडेंट था उस वक्त जब मैं वहाँ था, ठीक है। उसका सिटी सेंटर में उसके प्लाजे थे, उसने खुद इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उससे अर्निंग होती थी, उसको इतनी अर्निंग होती थी, इतना स्टूडेंट, इतनी बिल्डिंग्स, उसको गवर्नमेंट से पैसे नहीं चाहिए थे, अपनी अर्निंग से कर रहा था। अच्छा, क्या पाकिस्तान में विजन कहाँ चला गया लोगों का। इसको हमने कहा कि भाई आप पेट्रोल पंप को जगह दे दें, आप ही डीजल लेते हैं, इतना पेट्रोल पंप को जगह दें, उससे किराया लें, क्यों नहीं दिया। हमने कहा कि आप उधर कॉलोनी बना दें, उस कॉलोनी में स्टाफ को किस्तों पे आप प्लाट दे दें,
1100 एकड़ को खाना है हमने, भाई वहाँ पर एक कॉलोनी बना दें, वो कर दें। आपने अब तक रिसर्च क्या कराई है? आप एक कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं बनवा सके, कोई प्लांट क्यों नहीं लगा सके, कुछ क्यों नहीं कर सके? फार्मेसी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? क्यों नहीं कर सकता कि वो कोई प्रोडक्ट ही ले ले? दुनिया रिसर्च करवाती है, फार्मेसी डिपार्टमेंट मेडिसिन पर रिसर्च करके दे दे। कितने प्रोजेक्ट्स लिए हैं इस यूनिवर्सिटी ने? जब मैं यहाँ था तो मैंने प्रोजेक्ट्स लिए यहाँ पर, इन्होंने कितने लिए? और करप्ट आदमी जब पता चल जाए, उसे कोई भी कहे, प्राइम मिनिस्टर भी कहे, उसे फायर कर दें। ये जो है ना मसलहत, वो एक वक्त तक अफोर्ड कर सकता आदमी, फिर नहीं कर सकता। इस वक्त यूनिवर्सिटी जिस मकाम पे है वहाँ पर लचक नाइंसाफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना ये यूनिवर्सिटी तबाह हो चुकी है, और ये इतनी तबाह हो चुकी है कि अगले 15 साल में ये सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन उसके लिए विजन कैसे? वीसी का चाहिए, और वीसी अगर मेरिट पे सिलेक्ट होगा, सलाहियत वाला होगा, वो तो काम करेगा, वरना जैसे पहले चल रहा है सब कुछ वैसे चलता रहेगा। चलाएँ, मुल्क को चलाते रहें और इसको भी चलाते रहें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हुकूमत पाकिस्तान को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कितना बजट देना चाहिए? पहले तो जो हुकूमत पाकिस्तान है, क्या वो विलिंग है? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं, किसी ABC से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन क्या गवर्नमेंट संजीदा है? क्या कभी गवर्नमेंट की कोई कमेटी बनी है जो कि थोड़े से फिनंशियल, ह्यूमन और जो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं उसके कुछ स्टडी करके बनाए कि जी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है? क्यों नहीं बनाया? कितने कमरे चाहिए, कितनी लैब्स चाहिए, कितनी आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, फिर आप फिनंशियल रिसोर्स करें। कभी किसी ने प्लान नहीं की, ना HEC ने की, ना PHEC ने की, ना गवर्नमेंट ने की, किसी ने किया? कुछ नहीं, बस मांगते रहो और देते रहो, मांगते रहो और देते रहो। ये क्या बात है? इसी यूनिवर्सिटी की मैं मिसाल देता हूँ, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की। आप ज़रा बिल्डिंग देखें, कितनी बिल्डिंग हैं और ज़रूरत कितनी की है। उसी में आप जो एक्सपेंडिचर आपका बिजली का हो रहा है वो कितना हो रहा है। मतलब जी कोई बंदा बैठकर इसकी मैनेजमेंट के बारे में प्लानिंग करे, गवर्नमेंट कुछ लोगों को करे, उनको कमेटी बनाए, वो यूनिवर्सिटियों से भी से रब्ता करके पूछें कि भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या हैं, और उस पर एक मैकेनिज़्म बनाए कि जी ये इनको दिया जाएगा, लेकिन उनको कह दे कि ये बतदरीज कम किया जाएगा, अपने रिसोर्सेज बनाओगे। मुझे बताएं, ये प्राइवेट अदारा चल रहा है, इसको तो गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, ये कैसे चल रहा है? आखिर कैसे स्टूडेंट की फीसों में चल रहा है? तो क्या गवर्नमेंट के अदारों को फीसें नहीं मिलती? वो कहाँ करते हैं? लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट मैनेजमेंट अगर करें तो गवर्नमेंट से पैसे नहीं चाहिए इनको, लेकिन चूँकि हम आदी हो गए हैं डिपेंडेंट होने के और कामचोर हो गए हैं। सीधी सी बात है, यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर रेत का नीचे तक कामचोर हैं, और कामचोर हैं तो इसलिए कुछ नहीं होता। जहाँ पर 2 आदमी की ज़रूरत है वहाँ 8 लगा लिए हैं, काम फिर भी पूरा नहीं होता। कभी किसी ने पूछा है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। मेरी लाइब्रेरी है यहाँ पर, उसमें एक एम्प्लॉय एक है, छोटी सी लाइब्रेरी है, लेकिन मैंने उससे कहा कि आप सारी ना जो नई किताबें आई हैं इनकी आप वो एक्सेशन नंबर और सब चीज़ें करें, इसकी वो करें। जब वो हफ़्ता गुजर गया तो मैंने पूछा तो उसने कहा ये सर की है, मैंने गिनी तो 20 एक थी। मैंने कहा 1 हफ़्ते में आपने 20 की है? कहने कि हाँ सर मैं तो लगी हुई हूँ। मैंने कहा अच्छा ठहर जाएँ। अच्छा, ये एक किताब को करने में, ये काम करने में कितना टाइम लगता है? कहती 5 मिनट लगते हैं। मैंने कहा ठीक है, 1 घंटे में 12 होंगे, ठीक है जी। मैंने कहा आप यहाँ पर आती हैं 7 घंटे के लिए, मैं कहता हूँ 6 घंटे, 1 घंटा आप गप्पे लगाएं, चाय पिएँ, ये करें, 6 घंटे हो गए। 6 घंटे में से आप 1 घंटा और निकाल दें कि चलो जी ये कुछ मिलने आ गया, ये हो गया जी। 5 घंटे हो गया। मैंने कहा आप तो खुश हैं ना, मैंने आपको 2 घंटे दे दिए, 5 घंटे आ गया ना। अब आपने कहा जी 5 मिनट में 1 होती हैं, तो 12 1 में होती हैं, तो 5 घंटे में 60 किताबें होती हैं।
मैं आपसे कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, आप 60 भी ना करें, मैं आधा टाइम आपको वैसे दे देता हूँ कि सर खुजाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे दे देता हूँ। 30 हो सकती है सर, 30 तो हो जाएंगी। मैंने कहा तो फिर कल से आप 30 करेंगी, ये एक हफ्ते में जो 20 की हैं मेहरबानी करें, 30 डेली करें। मैं 30 डेली करूँ? मैंने कहा अभी तो कैलकुलेशन में 60 निकलती है, अभी आप कह रही है 30, मैं 30 कही है तो आप कह रही है मैं 30 करूँ। मैंने कहा काम करना सीखें। दुनिया में ह्यूमन रिसोर्स ऐसे नहीं रखे जाते। दुनिया में अमाउंट ऑफ वर्क एक आदमी जो कर सकता है वो कैलकुलेट करते हैं, और फिर कितना काम है उस हिसाब से लोग रखे जाते हैं। ये नहीं मैं भर्ती करता चला जाऊँ लोगों को। इसकी मैनेजमेंट किसको स्किल आता है? ना वाइस चांसलर को पता है, ना किसी और को पता है, लेकिन वो लगे हुए हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि सेंसिटिव हैं। इन पर जब तक इस मुल्क में कोई काम नहीं करेगा, कौन करेगा? आई डोंट नो। गवर्नमेंट करेगी नहीं करेगी, करना तो उसको है, लेकिन वो करेगी अगर तो। वो नीचे जो बैठे हैं, मसलन PHEC बैठी है, उससे पूछे ना कि आपने इतने सालों में क्या काम किया है, उसकी परफॉर्मेंस ले लेना, और क्यों नहीं किया। चलो हिसाब किताब लगा लेंगे, एक बंदा इतना काम करता है, आपके पास 100 बंदा है, 100 बंदे ने कितना काम किया। बल्कि मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं PHEC भी ऐसी, क्योंकि वो वाहिद सोर्स हैं जो कि हमारी तालीम को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा विजनरी होना पड़ेगा, 21st सेंचुरी के मुताबिक विजनरी होना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज़ आ गई है। पहले इंसान बैठ के टाइप करते थे, अब आपका इसमें मेमोरी में सब कुछ मौजूद है। तो ह्यूमन रिसोर्स कम हो गया है, टेक्नोलॉजी ने उसको रिप्लेस किया है। हमें स्मार्टली चलना होगा, ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमने ये ट्रेनिंग अब बना रहे हैं किसी में इस चीज़ की ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग सबकी होनी चाहिए। ये ट्रेनिंग होने के बाद शायद लोग काम करें। दुआ है मेरी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। मैं आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि ऐसी बात होनी चाहिए और लोगों को कुछ विजन आना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप एक इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप बनाएं जो कि मसले का हल बाकायदा बना के दें कि हल क्या है, हल क्या है, उसका हल बना के दें, क्योंकि अब हमें हल की तरफ जाना है। कोई ना कोई बैठ के उसका हल निकाले, और गवर्नमेंट सिर्फ ये करे कि विजनरी कोई बात आए तो उसको कंसीडर करे। बिल्कुल ठीक है, ये उसकी मेहरबानी कर दे, कंसीडर कर ले उसको। और यूनिवर्सिटियों को कहे, देखें यूनिवर्सिटियों को कहे प्लीज़, अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा आप जानते हैं उससे कहें कि यूँ करें, इंडस्ट्री का उनका एक पूरी वजारत है, उनकी कॉमर्स की वजारत है, उनकी टूरिज़म की वजारत है, हर चीज़ की वजारत है ना। हर वजारत से कहें आपके मसाइल क्या हैं, जो मसले हैं उनकी लिस्ट दे दें, और यूनिवर्सिटियों को वो लिस्ट दे दें मसाइल की, कि रिसर्च करके हल बता दो। दुनिया में जो रिसर्च होती है वो ऐसे कभी नहीं होती। पीछे से इंडस्ट्री देती है मसला, ग्रांट भी देती है, पैसा भी देती है, मसला भी देती है, इसको हल कर दो। वो स्टूडेंट से PhD करवाते हैं, उसको रिसर्च डिग्री देते हैं, और उस रिसर्च को फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो हम भी करें कि हम जो जितने भी मसाइल हैं उनकी लिस्ट दें यूनिवर्सिटियों को, उन्हें कहेंगे इसका हल निकाल दो। रिसर्चर जो हैं वो रेलिवेंट काम करेंगे, और जो उसकी रिसर्च हो जाए फ़ौरन आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें। ये काम आप कर सकते हैं। एक और गुजारिश है, ये HEC PHEC गवर्नमेंट के बारे में है कि हम बहुत सारे स्कॉलरशिप देते हैं PhD के। मेरी इस यूनिवर्सिटी में जब तक मैं पढ़ता रहा हूँ, वहाँ पर PhD जो बाहर से करके आया वो पहले भी लेक्चर दे रहा था, PhD माशाल्लाह करके आने के बाद भी लेक्चर ही दे रहा था। फिर अगर PhD ना भी कराता तो क्या फ़र्क पड़ता। उसूलन तो PhD के बाद फिर उसको रिसर्च करनी चाहिए ना, कुछ कर दिखाना चाहिए। अब मैं आपको यूनिवर्सिटी में बता रहा था, वहाँ की लीड्स यूनिवर्सिटी ने क्रिस्टल टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करके बनाई थी। पहली दफ़ा क्रिस्टल टेक्नोलॉजी उस यूनिवर्सिटी ने बनाई, आज तक खा रहे, उसका पैसा मिल रहा है उसको, पूरी दुनिया यूज़ कर रही है और उसको पैसे मिल रहे हैं। हम क्यों नहीं कर सकते कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ एक रिसर्च करें ऐसी कि जो तहलका मचा दे, पूरी दुनिया में छा जाए। ये हम कर सकते हैं। तो हमारे लोगों को गवर्नमेंट ये पॉलिसी बना दे, HEC बना दे कि हम HEC स्कॉलरशिप दे रहे हैं PhD के, लेकिन इन फील्ड्स में PhD करके आएँ। फील्ड दें, वो फील्ड दें जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तान में, उस फील्ड में PhD करके आएँ, ताकि पाकिस्तान में रेलिवेंट ह्यूमन रिसोर्स बन सके। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।
पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।